हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जैव अणु नामक चैप्टर को। दोस्तों, हम लोगों ने केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। ये लास्ट आखिरी चैप्टर बचा है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो यदि आप लोगों ने बाकी नहीं पढ़ा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जिसमें सभी के प्लेलिस्ट बने होते हैं। तो आप लोग केमिस्ट्री का सिलेबस होता है उसको कवर कर सकते हैं। इस चैप्टर में हालांकि आपको ज़्यादातर डेफिनेशन देखने को मिलेगी और कुछ सूत्र होते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, फिर कॉपी में लिखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो को एंड तक। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं जैव अणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, नाम से ही क्लियर है। जैव, जैव का मतलब जीवों के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो जो अणु भाग ले रहे हैं, ठीक है, जो जो अणु काम में आ रहे हैं, उन अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं जैव रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाले जटिल अणु, बड़े अणु, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ये बड़े अणु होते हैं। ठीक है, तो जटिल अणुओं को हम क्या कहते हैं? जैव अणु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं तो हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स। ठीक है, बात कर लेते हैं आगे जैव रसायन का मतलब क्या होता है। देखो, जैव अणु होंगे और जैव अणु से रिलेटेड जो भी विज्ञान होगी, शाखा होगी, इस शाखा को हम क्या कहते हैं? जैव रसायन। शॉर्ट में यदि याद रखो तो, जिनके अंदर जैव अणुओं का अध्ययन किया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों में उपस्थित जटिल अणुओं तथा जीवों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहते हैं? जैव रसायन कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है उसको समझिए कि जो आपका जैव अणु होता है, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। और कार्बोहाइड्रेट में पुरानी परिभाषा दे रखी है, मतलब कि पहले वाली बात कर लेंगे हम लोग। पुरानी परिभाषा के अनुसार कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, फिर ये परिभाषा बाद में फेल हो जाती है, फिर हम आधुनिक परिभाषा समझेंगे। तो अगर पुरानी परिभाषा के अनुसार जो आपका जैव अणु जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, इसकी बात करेंगे तो ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर के बने होते हैं, ये कहा गया। इसके सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों CxH2O2। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर XY क्या है? तो XY है दोस्तों कार्बन परमाणुओं की संख्या, और H2O का मतलब क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, जो कि क्या है? Y। ये इसका सामान्य सूत्र होता है। इसको हम आगे अप्लाई भी करेंगे। ठीक है, आगे समझिए। पहले इन्हें, मतलब कार्बोहाइड्रेट को, पहले इन्हें कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहले हम क्या मानते थे? इसको कार्बन के हाइड्रेट माना जाता था। ठीक है, जिसके कारण से इनका जो नाम होता है वो क्या रखा गया है? कार्बोहाइड्रेट रखा गया, दिया गया था। बात कर लेते दोस्तों इसका अनुपात। अब देखो यहाँ पर हाइड्रेट मतलब H2O कह सकते हैं इसको। H2 में दो परमाणु होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है। उनका जो अनुपात माना था वो क्या माना था? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 2:1 होता है माना था। ठीक है, उदाहरण की हम बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च को मंड भी कहते हैं। ठीक है, तो इक्षु शर्करा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? कार्बोहाइड्रेट के। तो ये हो गया जैव अणु प्लस कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं कि ये परिभाषा होती है और ये सूत्र हम अप्लाई करके देखेंगे तो ये परिभाषा होती है फेल कैसे हो जाती है, या फिर हम इसकी आधुनिक परिभाषा क्या दे सकते हैं, इसको हम समझते हैं। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं? सूत्र को अप्लाई करते हैं इन तीनों एग्जाम्पल के अणुसूत्र में, और साथ में फिर हम देखेंगे कि क्यों ये डेफिनेशन होती है जो पुरानी परिभाषा होती है फेल हो गई और उसके बदले आधुनिक परिभाषा दी गई है। ठीक है, क्या होता है समझिए ध्यान से। उदाहरण लिए गए मैंने कार्बोहाइड्रेट के, ग्लूकोज, एसिटिक अम्ल, रेमनोस। अब मैं इसको कार्बोहाइड्रेट सभी को नहीं कह सकता हूँ, क्यों? वो आपको अभी पता चल जाएगा।
दोस्तों ग्लूकोज होता है, इसका अणुसूत्र होता है C6H12O6। सामान्य जो अपना सूत्र था, सामान्य जो अपना सूत्र था वो क्या था? वो था CxH2O2। इस सूत्र के अंदर हम इस अणुसूत्र को लिख सकते हैं क्या? समझिए, कार्बन की संख्या है दोस्तों 6, आप इसको आराम से लिख सकते हैं 6। H2O लिख दिया। अब Y की जगह ऐसी कोई संख्या लेनी होगी जिसमें हाइड्रोजन की संख्या भी बराबर आ जाए परमाणु की संख्या, और ऑक्सीजन परमाणु की संख्या भी बराबर आ जाए। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर मैं Y की जगह पर यहाँ पर 6 लिख दूँ तो अगर इसको खोलेंगे तो देखो C6H2 है, 2 × 6 कितना हो जाएगा? 12, जो कि ये, और O इसके पास में कोई संख्या नहीं है तो सीधा 6 लग जाएगा। देखिए इसको जैसे हम खोलेंगे C6H2 × 6 12 हो जाएगा, और O 6। आया समझ में? तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि ग्लूकोज होता है ये इस जो आपका सामान्य सूत्र होता है इसका पालना करता है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि सूत्र की पालना तो करता है। कौन करता है? ग्लूकोज। और साथ में दोस्तों ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो बात बन गई इस सूत्र की। सेकंड की बात करते हैं। इसमें यदि हम लोग सूत्र लगाए सामान्य सूत्र को, क्या होगा समझना ध्यान से। कार्बन यहाँ पर संख्या में कितने देखो, 1 और 2, अर्थात यहाँ पर X की जगह पर मैं क्या करूँगा 2, C2H2O इसको ऐसा लिख देना है। और Y की जगह पर आपको ऐसी संख्या लिखनी होगी जिसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाए और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। पहले गिनिए, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 4 हाइड्रोजन 2 लिखे। ऑक्सीजन संख्या में कितने? 2, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। यदि मैं Y की जगह पर दोस्तों संख्या 2 कर दूँ तो इसको जैसे कि अगर खोलेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा C2, यहाँ पर H2 × 2 तो कितना हो जाएंगे 4। तो 4 है तो इसको मैं 3 लिख दूंगा, 1 बचेगा उसको पीछे लिख देता हूँ, ये 4 हो गए। बाकी ऑक्सीजन 1 है संख्या में, O और संख्या में बाहर 2 हैं तो उसका 1 के साथ गुणा करेंगे तो वही रहेगा ऑक्सीजन 2। ये चाहे आप O2 भी लिख सकते हो उसको, तो वापस से ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक कार्बन होगा उसको यहाँ कर देंगे, डन। तो ये आपका बन जाएगा सूत्र। अर्थात यहाँ से क्लियर है कि ये भी भाई साहब होता है एसिटिक अम्ल, वो भी सूत्र की पालना करता है। लेकिन दोस्तों खास बात ये है कि आपका जो भाई साहब एसिटिक अम्ल होता है, ये एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सूत्र भले ही पालना करता है सूत्र का, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और दोस्तों पुरानी परिभाषा के अनुसार उसने बोला था कि इस सूत्र की पालना केवल कार्बोहाइड्रेट ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं होने के बावजूद भी इस सूत्र की पालना करता है। तो एक दोष कह सकते हैं, ये इसके अंदर पाया गया। अब इसमें देखते हैं रेमनोस। दोस्तों हम रेमनोस के अणुसूत्र में लगाते हैं इस फॉर्मूले को, समझना ध्यान से। यहाँ पर कार्बन कितने संख्या में? 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 6 कर देना है और H2O लिख देना है। H2O में यदि हम इन दोनों को ऐसी कौन सी संख्या लिखे Y की जगह पर कि ये संख्या आ जाए, मतलब 12 भी आए और 5 भी आए। यदि मैं दोस्तों 12 को यहाँ पर करने के लिए 6 लिख दूँ, मतलब 6 × 2 तो हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, सुनना ध्यान से, C6H2 × 6 12, O कितना हो जाएगा? O हो जाएगा सीधा 6। ये तो भाई साहब ग्लूकोज बन गया, ये तो हमने रेमनोस तो आया ही नहीं। मतलब
यहाँ पर इस सूत्र की पालना, या फिर हम कह सकते हैं ये जो अणुसूत्र निकल के आया इस सूत्र की सहायता से, लिखने की सहायता से, तो ये गलत आया। सेकेंड स्टेप समझते हैं हम लोग। देखिए, यदि दोस्तों मैं इसको ऐसे लिखूँ तो C6H2O ऑक्सीजन के हिसाब से लिखूं, अगर मैं बाहर 5 कर दूं तो फिर क्या होगा? ऑक्सीजन तो हो जाएंगे 5, देखो C6 इसको खोलेंगे तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10, और ऑक्सीजन 5, तो ऑक्सीजन तो भाई साहब 5 हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है ऑक्सीजन में और यहाँ पर गड़बड़ है हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन कितने 12। अर्थात हम लोग अगर ऑक्सीजन के संदर्भ में या हाइड्रोजन के संदर्भ में y की जगह पर संख्या को अगर हम लिखें तो दोस्तों इसमें दोनों में आपको अणुसूत्र जो होता है जो कि सामान्य सूत्र के हिसाब से सही नहीं बैठता है। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि इस रेमनोस के अंदर जो सामान्य सूत्र होते हैं उनकी पालना नहीं होती है, ठीक है। परंतु दोस्तों खास बात क्या है उसको समझिए। खास बात ये है कि भाई साहब आपका रेमनोस होता है वो सूत्र की पालना भले ही नहीं करता है, लेकिन आपका वो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर आपने 3 कंडीशन समझी। पहले में आपने समझा ग्लूकोज के अंदर सामान्य सूत्र की पालना करता है और साथ में कार्बोहाइड्रेट भी है। सेकेंड स्टेप में आपने समझा कि सामान्य सूत्र की पालना तो हो रही है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कौन नहीं है? एसिटिक अम्ल। थर्ड में आपने समझा रेमनोस होता है वो सामान्य सूत्र होता है इसकी पालना नहीं करता है दोस्तों, नहीं करता है, लेकिन आपका जो रेमनोस होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर लोचा यही होता है कि कुछ ऐसे अणुसूत्र होते हैं जिनको हम सामान्य सूत्र में ढाल सकते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ ऐसे अणुसूत्र हैं जिसको हम सामान्य सूत्र के अंदर ढाल नहीं सकते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इस हिसाब से जो पहली परिभाषा थी, पुरानी परिभाषा, वो क्या होगी? फेल हो गई, और फिर आधुनिक परिभाषा दी गई। क्या दी गई आधुनिक परिभाषा? उसको समझिए। आधुनिक परिभाषा कहती है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक विशिष्ट क्रियात्मक समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो अब कौन से हो सकते हैं उसको समझते हैं। वे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, कौन से हो सकते हैं क्रियात्मक समूह? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH भी होगा इसके अंदर, ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है उसके साथ में, अथवा कीटोन हो सकता है। मतलब OH तो होगा, इसके साथ साथ में यदि आपका CHO हो सकता है या फिर C डबल बॉन्ड O हो सकता है, ठीक है। ये हो सकते हैं, प्राप्त होते हैं जल अपघटन से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मतलब कि ऐसे यौगिक जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन प्राप्त होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हम समझते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है इसका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। देखिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। दोस्तों इसका वर्गीकरण होता है, इसके 2 आधार हैं। पहला जो आधार है वो है दोस्तों भौतिक गुणों के आधार पर। तो भौतिक गुणों के आधार पर जो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। तो एक हो जाएगा इसमें शर्कराएं, सुगर्स, एंड दूसरा हो जाएगा नॉन शुगर, अशर्कराएं। शर्कराएं क्या होती है, सुगर्स क्या होता है, नॉन शुगर्स क्या होता है, इसको समझते हैं। दोस्तों हम लोग अगर शर्करा की बात करेंगे तो इसके अंदर ऐसे कार्बोहाइड्रेट आएंगे जो स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जल में घुल जाते हैं, जल में विलय होते हैं, साथ में क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनको किसके अंदर रखा गया है? शुगर्स के अंदर, शर्कराएं के अंदर रखा गया है, ठीक है। ये शर्कराएं कहते हैं क्योंकि दोस्तों शर्करा होता है, इसका अर्थ होता है मिठास। शर्करा का अगर अर्थ देखा जाए तो क्या होता है? मिठास। तो मीठे
कार्बोहाइड्रेट कहाँ आएंगे, शर्करा के अंदर। जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड, जो कि होता है अशर्कराएं, नॉन शुगर्स। अब आप नाम से ही क्लियर समझ सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा, मतलब जिनके अंदर कोई स्वाद नहीं है, स्वादहीन है, जल में कैसे होते हैं, अविलेय, घुलते नहीं है जल में, ओके। अथवा दोस्तों अल्पविलेय होते हैं, कम, बहुत ही कम घुलते हैं, अल्पविलेय। तथा कैसे होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, अशर्कराएं कहते हैं, नॉन शुगर कहते हैं। इसके उदाहरण हो जाएंगे, एग्जाम्पल स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च और सेलुलोज जो कि पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो आगे हो जाएगा सेकंड आधार, जल अपघटन में उनके व्यवहार के आधार पर। तो जल अपघटन करेंगे, फिर उनका व्यवहार कैसा होता है, इसके आधार पर इनको मतलब कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला होता है दोस्तों मोनोसेकेराइड, सेकंड होता है इसमें ओलिगोसेकेराइड, और थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड। आ रही है बात समझ में दोस्तों? इनको तीनों को हम कंपेयर करके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसेकेराइड क्या होते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, तीनों को हम एक साथ समझेंगे। तो इसके लिए अगर मैं इधर समझाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इनके भी आगे प्रकार हैं, ठीक है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट होता है शर्करा या फिर शर्करा एकलकों के बहुलक होते हैं, इस कारण से इन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेराइड कहा जाता है। इनको हम क्या कहेंगे, सेकेराइड कहते हैं। क्लासिफिकेशन से बाकी जो बचे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।